16 channels, 15 languages, 26 भी किया जाएगा। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध हों, इसके लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। हमारा प्रयास है कि खेल जगत में उच्च स्थान प्राप्त करके हमारे खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं। माननीय सदस्यगण, देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। महंगाई दर कम है, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है तथा मेक इन इंडिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब भारत जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए। अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर नियमों को सरल बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इस कड़ी में कंपनी कानून में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में टैक्स व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टैक्स व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को भी आसान और प्रभावी बनाया जा रहा है। जीएसटी के लागू होने से एक देश, एक टैक्स, एक बाजार की सोच साकार हुई है। जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने उनके लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। अब जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और खुदरा कारोबार में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति भी बनाई जाएगी। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। रोजगार सृजन में इस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। छोटे उद्यमियों के व्यापार में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को ऋण लेने में दिक्कत न हो, इसके लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज का दायरा 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का काम किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, नागरिकों का आत्मसम्मान बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं। मेरी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की अपनी कड़ी नीति को और व्यापक तथा प्रभावी बनाएगी। सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा। इसके लिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही ह्यूमन इंटरफेस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति से भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष में
4,25,000 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया और 3,50,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में फ्यूजिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब हमें 146 देशों से जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। इनमें से 80 देश ऐसे हैं जिनसे हमारा ऑटोमेटिक एक्सचेंज करने का भी समझौता हुआ है। जिन लोगों ने विदेश में काला धन इकट्ठा किया है, अब हमें उन सब की जानकारी प्राप्त हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन के लेन देन को रोकने और ग्राहकों के हित की रक्षा में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत राहत मिल रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है। इस कोड के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है। इस कोड ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया हुआ कर्ज न चुकाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आज 400 से अधिक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 7,30,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। डीबीटी की वजह से अब तक 1,41,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए। आने वाले समय में डीबीटी का और विस्तार किया जाएगा। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि वे भी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं में डीबीटी का इस्तेमाल करें। माननीय सदस्यगण, समृद्ध भारत के निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरी सरकार का सतत प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इको फ्रेंडली हो। हाईवे और एक्सप्रेस वे की परियोजनाओं में कंक्रीट के साथ हरियाली का भी समावेश किया जाए। बिजली की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया जा रहा है। घरों और उद्योगों से निकले वेस्ट का उपयोग भी सड़क निर्माण में हो रहा है। 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में शहरीकरण की गति और व्यापकता निरंतर बढ़ेगी। शहरों और उपनगरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेरी सरकार आधुनिक भारत के लिए देश के गांव से लेकर शहरों तक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने पर खास जोर दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हमारे देशवासियों का जीवन आसान बनाने के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ पर्यटन, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जैविक खेती का प्रसार बढ़े, इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है। साथ ही सागरमाला परियोजना के द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार हाईवे के साथ साथ रेलवे, एयरवे और इनलैंड वाटरवे के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत देश के छोटे शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आज की ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ ही शहरों में प्रदूषण की समस्या के समाधान पर भी बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार एक ऐसी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का निर्माण कर रही है जिसमें गति और सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अनेक शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाई जा रही है।
सीमलेस मोबिलिटी के सपने को सच करने के लिए वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। इसी तरह प्रदूषण रहित यातायात के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शहरों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम तेजी से हो रहा है। गैस ग्रिड और हाईवे जैसी आधुनिक सुविधाओं के विकास के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। पीएनजी आधारित घरेलू ईंधन और सीएनजी आधारित यातायात व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आधुनिक भारत में बायोफ्यूल के निर्माण पर हमारा विशेष जोर है। 2014 से पहले देश में 67 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। इस साल लगभग 270 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग निर्धारित है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ने से हमारे किसानों को लाभ होगा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। हाल ही में जगह जगह से गंगा में जलीय जीवन के लौटने के जो प्रमाण मिले हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। इस वर्ष प्रयागराज में अर्धकुंभ के दौरान गंगा की स्वच्छता और श्रद्धालुओं को मिली सुविधा की चर्चा पूरे विश्व